कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, कितना रट्टा मारोगे, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है क्लास 10th में चल जाएगा, क्लास 12th में नहीं चलेगा। बड़े बड़े बुक्स है, कितने बड़े बुक्स है अपने स्टेट बोर्ड के, तो इसमें ना आपको प्यार होना ज़रूरी है कि नहीं। तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्यार करो, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, समझोगे नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो उसको थोड़ा समझना शुरू करो। तो कैसे समझना है सर, कैसे प्यार करना है बताता हूँ ना, डोंट वरी। सॉरी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है और ऑन डिमांड है। डिमांड, बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी, सर बड़ी बड़ी थ्योरी कैसे याद रखे सर, इसके ऊपर कुछ वीडियो ही नहीं है सर, बताओ सर बड़ी बड़ी थ्योरी याद कैसे रखे सर। छोटे छोटे डेफिनेशंस तो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद रेप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो सर पता है। लेकिन सर बड़ा जब सवाल आता है जैसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें सर 4 स्टेप्स है। पहला है सर ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन सर, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये सर हम कैसे याद करें उसको, बड़ी बड़ी थ्योरी कैसे याद करें सर, इन फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री के अंदर भी। तो कैसे, तो चलो आज के इस वीडियो में उसको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपका स्कोर आ जाए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखना ज़रूरी है, मैं आपके 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपकी चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, आपके सामने एक थॉट है। क्या थॉट है सर? सो थॉट ये है, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो। क्या है? जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो। अगर ऐसा ना हो, ध्यान दो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो, उससे मोहब्बत कर लो। अब ये जो डायलॉग है ना, बहुत अच्छा लगता है। आपने इसके पहले सुना भी होगा, है कि नहीं? सुना है आपने, बिल्कुल सुना है। तो ये जो डायलॉग है ये आपने सुना है, जिससे मोहब्बत है उसे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी है उससे मोहब्बत कर लो। मैं आपको ये की बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप दो प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे है। अब इसको थोड़ा ना क्लास 12 में कैसे आप जोड़ सकते हैं, हम कैसे इसको क्लास 12 में जोड़ सकते हैं, देखो। एक ए टाइप का स्टूडेंट है, ए टाइप का स्टूडेंट है एक, दूसरा सी टाइप का स्टूडेंट है, ठीक है। सी टाइप का स्टूडेंट मतलब क्या सर? ए टाइप का स्टूडेंट ऐसा है जो स्टूडेंट को ना सर इंटरेस्ट है क्लास 12 के अंदर। इंटरेस्ट मतलब क्या? उसको जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आती, इंटरेस्ट है उसको, ठीक है ना? यस सर। तो उसकी जिससे मोहब्बत हो गई उसके साथ शादी हो गई, ऐसा सब क्लियर है? हाँ सर। तो इसका ना पढ़ाई ज़्यादा होता है, इसका आईक्यू ज़्यादा है सर, इसको ना अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती है सर। तो इसकी जिसके साथ मोहब्बत हो गई उसके साथ ही शादी हो गई। लेकिन हमारा वैसा नहीं है सर। हमारा जो सी वाला स्टूडेंट है, सी माइनस बोलेंगे, सी माइनस वाला स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं 50% समझ में आता है, 50% समझ में नहीं आता। ये कैटेगरी ज़्यादा है। कुछ समझ में नहीं आता ऐसी कैटेगरी बहुत कम है, 4 से 5%। ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60% ऐसे स्टूडेंट है, 60 भी नहीं, 85% तक भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आधा ही समझ में आता है। बाकी A+ वाले स्टूडेंट कम होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी हो गई ए वाले की। लेकिन सी वाला ऐसा है सर कि हमारी शादी भी हो गई सर, और हमारी अभी मोहब्बत भी नहीं चालू उसके साथ। है ना, ऐसा हो गया है। शादी तो हो गई लेकिन मोहब्बत नहीं करी अब तक। लेकिन अभी मोहब्बत करना शुरू करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? शुरू तो करना पड़ेगा सर। तो कैसे कर सकते? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके साथ आपकी शादी होगी उसको थोड़ा देखो कैसा है, कैसी है कि नहीं? थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा ना फिर बाद में। बस वही आपको करना है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट लाना है उस क्वेश्चन के अंदर। इसको याद कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है, थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसका हिस्ट्री देखो, तब आपको पता चलेगा। सो उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू करो। यार विदाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, कितना रट्टा मारोगे, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है क्लास 10th में चल जाएगा, क्लास 12th में नहीं चलेगा। बड़े बड़े बुक्स है, कितने बड़े बुक्स है अपने स्टेट बोर्ड के। तो इसमें ना आपको प्यार होना ज़रूरी है कि नहीं? तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्यार करो, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, समझोगे नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो उसको थोड़ा समझना शुरू करो। तो कैसे समझना है सर, कैसे प्यार करना है बताता हूँ ना, डोंट वरी। ओके, सो देखो, सबसे पहला है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये सवाल हमने लिया है कि भाई ये आपका बायोलॉजी का सवाल है, बड़ा है सर, 4 मार्क के लिए पूछा जाता है सर। कम से कम आपको 2 पेज लिखने पड़ेंगे। तो एक पेज फ्रंट बैक साइड से और एक दूसरा पेज आपको फ्रंट बैक साइड से,
बस इतने पेज आपको लिखने पड़ेगा सर। तो वो इजी है, एक टॉपिक लिखा तो एक लाइन छोड़ने का, दूसरा टॉपिक लिखा दूसरी लाइन छोड़ने का, हर एक टॉपिक के बीच में अगर एक लाइन छोड़ोगे तो 2 पेज तो आराम से भर दोगे, है कि नहीं। तो ऐसे 2 पेज भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लाइन टू लाइन पूरा भरना है। यस सर। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में आपको क्या करना है, अब ये हो गया हमारा मेन टॉपिक। अब देखो कोई भी जो 4 मार्क का सवाल होता है, कोई भी फिजिक्स में लो केमिस्ट्री में लो, वो जो 4 मार्क का सवाल होता है वो 2-2 मार्क के 2 सवाल उसके अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। तो जो 4 मार्क का सवाल होता है सर, उसमें 2-2 मार्क के सर 2 सवाल होते हैं, या फिर सर उसमें 1-1 मार्क के 4 सवाल होते हैं। तो जो छोटे छोटे सवाल है उसको जोड़ के ही बड़ा सवाल बनता है। समझ रहे हो बात। हाँ सर, छोटे छोटे सवाल को जोड़ के ही सर बड़ा सवाल बनता है। और सर ये छोटे छोटे सवाल तो हम कर लेते हैं, ये छोटे छोटे सवाल हमको आ जाते हैं अगर इंडिविजुअली पूछा तो, बड़ा सवाल नहीं आता है सर। तो बड़ा सवाल में छोटा सवाल छुपा है, तो छोटे छोटे ऐसे 4 सवाल कर दो। अब जैसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सर 4 चीज़ें हैं, अब ये 4 चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें हैं, तो ये छोटा सवाल है सर। अब ये सर 1 मार्क का सवाल है ब्रीदिंग का सर, ये 1 मार्क का सवाल है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सर, ये 1 मार्क का सवाल है सर, और ये 1 मार्क का है सर। तो बड़े सवाल में छोटे सवाल छुपे हुए होते हैं, तो उसको याद रखना है आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। फर्स्ट ब्रीदिंग, सेलुलर, उसके पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल सेलुलर। अब बोलते हो सर अब ये याद भी नहीं रहता सर नाम, तो ट्रिक्स बनाओ थोड़ी ट्रिक्स। अब यहाँ पे ट्रिक्स कैसी बनती है मैं आपको बताता हूँ। ब्रीदिंग मतलब क्या, जब हम सांस लेते हैं तो सांस ली हमने, हवा सबसे पहले बाहर से आई कि नहीं, बाहर से, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर से आई, अंदर चली गई कि नहीं अंदर, तो बाहर से आई अंदर चली गई, तो अंदर चली गई मतलब इन, सो इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले मैंने ब्रीदिंग किया, सांस को अंदर लिया। ब्रीदिंग में 2 चीज़ होती है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो मैंने सबसे पहले सर ब्रीदिंग किया, उसके बाद सर हवा अंदर आ गई, लेकिन सबसे पहले बाहर थी, ठीक है, पहले हवा बाहर थी सर, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद सर हवा अंदर आ गई तो इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बाद सर हवा सेल के पास चली गई तो सेलुलर रेस्पिरेशन। हो गई कि नहीं। हाँ सर 4 स्टेप तो याद हो गए सर। इसे बोला जाता है प्यार करना। क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्यार करो, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ यार, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रीदिंग के बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। हो गया सर याद। ब्रीदिंग में हवा अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंग्लिश में। सो इंग्लिश आपकी दमदार होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन नहीं करना आते हैं आपको तो मार्क्स नहीं आएंगे। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। हैंड राइटिंग से ही आपको सामने वाला टीचर जज करेगा। सो यू शुड हैव अ गुड हैंड राइटिंग। So good handwriting is very important to get maximum marks in 12th board examination mostly, because वहाँ पे आपको theory लिखना है। MST-CT में तो कोई टेंशन नहीं है ना उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है, लेकिन इधर नहीं है सर, इधर प्रेजेंटेशन, इधर आपका थियरी सर प्रॉपर ज़रूरी है। तो सर ब्रीदिंग तो समझ में आ गया सर। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन सर, जो सर बाहर से होता है। अब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या होता है सर, गैसेज एक्सचेंज। तो छोटे छोटे चीज़ें बनाओ कि इसमें क्या होता है। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी, गैसेज एक्सचेंज होता है सर। गैसेज एक्सचेंज किसके बीच में होता है सर, तो गैसेज एक्सचेंज बाहर से आ रही है, ये लंग्स के अंदर जाता है। तो लंग्स के अंदर जो यह बाहर से हवा आ रही है, ऑक्सीजनेटेड जो एयर आ रही है, तो उसका ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि जब फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एनर्जी बनती है तब, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है। तो क्या हुआ सर, ऑक्सीजन अंदर चला गया इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड सर अंदर का बाहर आ गया। तो ये हो गया सर दूसरी प्रोसेस में। ऐसा थोड़ा ट्रेलर बनाओ, एक ओवरऑल आप मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट फिल्म बनाओ, उसके बाद उसको लॉन्ग करके लिखो। शॉर्ट फिल्म आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। पहले में सर हम हवा को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, ब्रीदिंग हो गया सर। दूसरी प्रोसेस में सर हवा जैसे ही अंदर जाएंगी, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई सेल्स होती है सर, उसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होता, तो ये हो गया सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सर। उसके बाद अंदर का हो गया सर इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा सर, अब ये जो ऑक्सीजन सर अंदर गया है आपके ब्लड कैपिलरीज में, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से ऑक्सीजन वो बॉडी ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेगा, और बॉडी ऑर्गन्स में तैयार हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से आपके लंग्स की तरफ कैसे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो लंग्स के अंदर वो कैसे आएगा, तो ये हो गया इंटरनल। तो और अंदर हम डिटेल में गए तो ये हो गया इंटरनल। और सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या कि जब ये ऑक्सीजन सर सेल के पास जाता है, तो सेल के पास जाता है तो सर जो फूड होता है सर, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है ना फूड को, तो फूड प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा सर, तो एनर्जी बनेगी सर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एनर्जी बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा सर, एटीपी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सर उसके बाद बाहर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया सेलुलर लेवल पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बड़े सवाल को
छोटा बनाओ, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स उसमें अप्लाई करो, क्या हम उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, थोड़ी थेरी समझो, थोड़ा कंसेप्ट समझो, और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बस इतनी चीज़ अगर करोगे ना तो हो जाएगा बॉस, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि आपको बड़े बड़े आंसर्स कैसे लिखने हैं। सीधी सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ऐसा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, उसको एक घंटा बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे उसके ऊपर, है कि नहीं। तो सीधी सीधी बातें मैंने आपको बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई ये तो आपका, ये आपका काम है, आपको ही करना है, ठीक है ना। वो कहावत है, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, ये आपको ही करना है। तो देखो, आप इंटरेस्ट बढ़ाओ, थोड़ा करो काम, चलेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। और अगर आपको कौन सा हिस्सा याद रखा इसके अंदर, और कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखी कि बहुत मज़ा आया सर इधर, ये ऐसा थिंकिंग तो मैंने अब तक की नहीं थी सर पढ़ाई के बारे में, सो वो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।